उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। कार्यक्रम अपना आसमां में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आंखों में सपने कई हजार पले, अपने हौसलों के भरोसे हम भी चल पड़े। कई बार टूटे, रास्ते भी हमसे छूटे, पर नहीं छोड़ा खुद पे था जो एतबार। इस बार अपना आसमां में बात उनकी, जो आवाज से रचती हैं किरदार। जी हाँ, ये दुनिया आवाज की दुनिया है। ये दुनिया इतनी आसान नहीं है। एक आवाज जब आपके जहन तक आती है, एक किरदार गढ़ जाती है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कितनी बड़ी होती है। आवाज से किरदार बनाना आसान नहीं, क्योंकि जब आपको किरदार सामने दिखते हैं, आप उन्हें देखकर उन्हें जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। लेकिन महज आवाज देकर आपको ये एहसास दिला देना कि वो किरदार कैसा होगा, बहुत मेहनत है, बहुत मुश्किल है। लेकिन आज हमारे साथ वो महिलाएं जिन्होंने आवाज से किरदार बनाए और कई किरदारों को आवाज भी दी। अपनी कला से लोगों को न केवल ताली बजाने पर मजबूर किया, बल्कि इसीलिए भी मजबूर किया कि आज तक लोग उन्हें जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी आवाज़ से। तो चलिए समय बिल्कुल नहीं गवाते और आपको मिलवाते हैं अपनी मेहमान से, मेरा नाम मेरी पहचान के साथ। हाय, मैं जसलीन भल्ला हूँ। मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। तो जाहिर सी बात है, उससे पता चल जाता है कि मेरा और माइक का रिश्ता बहुत गहरा है। सारा दिन माइक पे बात करना और उससे अपनी एक लाइवलीहुड जो चलती है, आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि ये मेरा काम है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी मैम। हाय, मेरा नाम ज़रीन है, ज़रीन नाज। मैं पटना से हूँ, पटना से ताल्लुक़ रखती हूँ, दिल्ली में हूँ और फ़िलहाल इस प्रोफेशन में 20 सालों से काम कर रही हूँ एज अ वॉइस ओवर और डबिंग आर्टिस्ट। बेसिकली क्या था कि मैं बहुत बातूनी थी, तो मैं बहुत बातें करती थी तो लोग बोर हो जाते थे, फिर मुझे भगाने लगते थे कि अब खिसको यहाँ से। तो मुझे लगा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बोलने का मौका मिल सके। और ये ऐसा फील्ड है कि इसमें आपको बोलने का मौका तो मिलता ही है, ऊपर से आपको उसके पैसे मिल जाते हैं। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि अगर आप बातूनी है और आपको बोलने का मौका मिल रहा है, लोग सुनने वाले भी हैं और पैसे भी मिल रहे हैं। मतलब एक छोटा सा जोक है कि एक बस स्टैंड पे 2 जने खड़े हुए थे, तो पहले ने बोला, भाई साहब मैं कवि हूँ, आप क्या हैं? उसने कहा, मैं बहरा हूँ। तो बेसिकली आपको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, मन में बहुत सारी भड़ास है, कोई सुन नहीं रहा। ये तो ऐसा प्रोफेशन है कि आपको लोग सुन रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके शो को एंटरटेन और एंजॉय कर रहे हैं और उसके पैसे भी मिल रहे हैं। वाह, और आवाज़ से पहचान भी बन रही है। स्वागत है आपका मैम। जी मैम। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका है और मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। मैं अब तक काफ़ी सारे शोज़ कर चुकी हूँ। हम लोग टीवी के लिए भी काम करते हैं, थिएटर के लिए काम करते हैं, अब मीडिया के लिए भी काम करते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट हर फील्ड में जो भी मीडिया से जुड़ा हुआ काम होगा, उसमें आवाज़ का काम तो बहुत ज़्यादा होता है। आवाज़ का जो असर है, उसकी जो गहराई है, उस सबको इस्तेमाल करते हुए किसी किरदार को निभाना, ये हमारा काम है जो मैं करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके साथ जो टेलीविज़न पर आप एक्टर्स को देखते हैं अपनी आवाज़ देते हुए, उनकी ट्रेनिंग, उनके डिक्शन पर काम, उनकी वॉइस ट्रेनिंग, ये सब मैं करवाती हूँ। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। आवाज़ में बहुत असर है, बहुत गहराई है। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नारी शक्ति, जो आज अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी, अपने सवाल पूछेंगी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
और जी हाँ, टीवी सेट के उस पार हर बार सही समय पर आ जाने वाली बहनों को तो मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो अपना आसमां में, और आप हर बार सही समय पर पहुंच जाती हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हैं। मैं जानती हूं आपके जितने भी सवाल आपके जहन में होते हैं, यहाँ पर मौजूद नारी शक्ति आपके इन सवालों को ज़रूर उठाती हैं, और आपको आपका सवाल जिसका एक सही जवाब है आपको यहाँ ज़रूर मिलता है, प्रेरणा ज़रूर मिलती है। तो चलिए इन सवालों के जवाबों को जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं उस संघर्ष की कहानी को जो इन सब ने जिया है। आज जो ये आवाज़ की दुनिया की, जिसे मैं कहूँगी स्टार्स हैं, आज हमारे साथ ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन आपके सफ़र की एक कहानी रही होगी। शुरुआती दौर में आपने जब शुरू किया होगा, आज सबको वो चमक दिखती है, वो रौनक दिखती है, वो बुलंद आवाज़ दिखती है, लेकिन इस बुलंद आवाज़ को पहचान दिलाने के लिए जो आपने संघर्ष किया, वो क्या रहा आपका? जसलीन जी, मैं आपसे ही शुरू करूँगी। जी, एक्चुअली मैं ये समझूंगी कि मेरे लिए ये सफ़र 2 हिस्सों में बटा है। एक तो इस तक पहुंचना, ये पहचानना कि मुझे ये करना है, या ये मेरा एक टैलेंट हो सकता है, एंड उसके बाद उसका सफ़र तय करना कि उसमें आप अच्छा कर पाएँ। तो मतलब मेरा ये एक लाइटर नोट पे शायद बहुत छोटी थी तब से रुझान होगा इस तरफ, बिकॉज घर पे कोई भी आता था तो मैं बहुत कमेंट्री वगैरह करती थी। अच्छा, घर पे कोई आया हाँ, और आप उनका घर पे वेलकम कोई कमेंट्री आया से है करते थे? तो अगर उन्होंने जैसे कोई सोडा की बोतल खोली है, हाँ। तो मैं मेरे पेरेंट्स बताते हैं मुझे कि हाँ। मैं उन्होंने ढक्कन खोला तो फ्रॉम एवरीथिंग लाइक टक करके वो आवाज़, तो गुड 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 वो डाल रहे, वो बोलते थे ये बच्चा इतनी कमेंट्री कैसे करता है। हाँ। एंड माई नानी इन पंजाबी, बीजी बोलते थे हम उनको, तो मम्मी को कहती तेरी कुड़ी दा प्ले दा बटन है, स्टॉप दा है ही नहीं। सो आई थिंक वो कहीं वो एक कीड़ा बचपन से था। बड़े होकर ग्रेजुएशन के बाद में आई वेंट इनटू टेलीविजन, तो मैं एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रही हूँ, एंड वहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत एंकरिंग की, रिपोर्टिंग की, प्रोडक्शन किया कहीं पर, बट एवरी डे विदाउट फेल मैंने पैकेजेस का वॉइस ओवर किया। और मुझे अपने काम से बहुत लगाव था। मतलब वहाँ भी प्ले का बटन ऑन रहा? हाँ। और बाकी लोग भी आ जाते थे जो कहते थे कि यार हमसे वीओ अच्छा नहीं होता, कर दे ऐसे होता था, और मेरे को ऐसा लगता था बस ये मैं कभी मना नहीं करूँ, ये काम मुझे करना ही है। देन कट टू, और मैं अच्छा कर रही थी अपने प्रोफेशन में। आई वाज अ सीनियर प्रोड्यूसर। 2010 की बात है कि एक दोस्त ने बोला कि कभी तुमने ऑडियो की दुनिया का सोचा है? तो मुझे लगा पर वीडियो से ऑडियो ट्रांजिशन तो मतलब ये तो मुझे अपना पुराना सब ख़त्म करके आगे जाना पड़ेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। बट कहीं एक बहुत, मतलब ये बात लंबी हो जाती है, बट आपके अंदर एक पोटेंशियल होता है और शायद उसको आप ढूंढना चाहते हैं। तो उस तरह से मेरी ऑडियो की, मुझे कुछ नहीं पता था कि ये काम किस तरह होता है, ये भी नहीं पता था कि बाहर इतनी तादाद में होता है, इतने साउंड स्टूडियोज होते हैं, कुछ नहीं पता था। लेकिन वॉइस ओवर तो आप कर रही थी। पर यही मुझे कुछ दोस्तों ने बताया, क्योंकि मैंने जाके ऐसे दोस्तों से मिली जो कोई प्रोमो प्रोड्यूसर है चैनल के, या कोई एंटरटेनमेंट जोन में है, तो मैंने उनको बोला कि मैंने न्यूज़ एंड शोज़ तो बहुत किए, पर क्या ये कमर्शियली मैं कर सकती हूँ? तो उन्होंने बोला ठीक है, ये स्क्रिप्ट है, पढ़ के बताओ। एंड वेरी अमेजिंगली आई हैड सम गुड फ्रेंड्स जिन्होंने इनिशियली बता दिया कि तुम्हारी आवाज़ में बहुत न्यूज़ है, तो तुम चैनल में तो बहुत अच्छा साउंड कर रही हो, बट तुम्हें शायद कोई पैसे नहीं देगा ये अपनी आवाज़ को प्रोफेशनली देने के लिए। एंड वो झटका था और वो सबसे बड़ी हेल्प थी, जहाँ पे मैंने ये पहचाना कि व्हाट इज़, तो ये सिर्फ वॉइस ओवर नहीं है, एक्चुअली वॉइस एक्टिंग है। जब आप बाहर जाते हैं एंड वहाँ से एक्सप्लोर करना, ऑब्जर्व करना, सीखना जारी हुआ, सैम्पल्स बनाने जारी हुए, स्टूडियोज को डिस्ट्रीब्यूट करने में, और वहाँ से जर्नी अब तक मतलब तय करते गए, और बदस्तूर जारी है वो जर्नी। जी। और वो वहाँ तक पहुँची जहाँ पर बिग बी अमिताभ बच्चन, जिनकी आवाज़ हम लगातार न केवल फ़ोन पे सुनते रहे, उनकी पोइट्री जो है हम सुनते हैं, जहाँ पर भी उनकी आवाज़ होती है हम ठहर जाते हैं। और कोविड में भी उन्होंने जो मैसेज दिया हमने सुना, लेकिन उसके बाद एक महिला की आवाज़ आती है जो दिशा निर्देश देती है कि कोविड में आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे आप इन नियमों का पालन करें, और फिर उस आवाज़ पे लोग रुक जाते हैं और कहते हैं अरे ये किसकी आवाज़ है,
लेकिन आज वो आवाज़ हमारे सामने बैठी है। ये कैसे आया आपके पास? ये आया इस तरह से कि कोविड का लॉकडाउन शुरू ही हुआ था 2020 में, और वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। ऑब्वियसली स्टूडियोज जाना बंद हो गया था, और मुझे कॉल आया, यूजुअल डे है आपका कि ये 30 सेकंड का रिकॉर्डिंग है और बड़ी जिम्मेदार, वो पढ़कर ही पता चल रहा था, बड़ी जिम्मेदारी से आपने उसको बोलना है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद रेडियो स्पॉट होगा, और किसने सोचा था कि कोविड का समय इतना लंबा खिंचेगा, बिल्कुल, कि ये हफ्ते भर चलेगा कहीं पे, और गवर्नमेंट एडवाइजरी है। तो मैंने रिकॉर्ड किया, और आप मल्टीपल टेक्स देते हैं थोड़ा वेरिएशन के साथ में कि कौन सी टोन उनको पसंद आए। कुछ दिनों बाद ऐसे पता चला कि वो सबके फ़ोन पर है, हाँ, एंड मुझे भी नहीं पता था कि वो एक कॉलर ट्यून बनकर सबके फ़ोन पर सुनाई देगी। मेरी मम्मी ने बताया कि जब फ़ोन करते हैं तो पहले ये आवाज़ तुम्हारी आ रही है, एंड इस तरह से वो बहुत समय तक फिर चला। जी बिल्कुल चला, और लोगों ने आपकी बात को भरपूर फॉलो किया। और इसका मतलब ये है कि आवाज़ की जो दुनिया है वो इतनी कमाल की है कि आप जो बोलते हैं लोग वो सिर्फ सुनते नहीं हैं, महसूस करते हैं और वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं, यानी कि आपकी बात सुनी जाती है, मानी भी जाती है। तो इस पर बहुत खुशी भी होती होगी। डेफिनेटली होती है, एंड इनफैक्ट कुछ लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे दे रीच्ड आउट, एंड एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे भी ये महसूस हुआ कि एक लड़के ने मुझे लिखा कि मैं घर से दौड़ रहा था और मैं लेट हो रहा था, और मैंने गाड़ी की चाबी, मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया ये बोलने के लिए कि मैं पहुंच रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, और पहले वो मैसेज आया कि मास्क पहनो, हाथ धो, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाओ। तो उसको सडनली याद आया कि उसे मास्क नहीं पहना है, और वो घर भागा, और उसने बोला कि मैं वाकई में ऐसे एरिया में जा रहा था जहाँ पे बहुत कंजेशन था, एंड मास्क पहना बहुत ज़रूरी था, तो शायद आपने आज मुझे बचा लिया। तो आपको ऐसा रियलाइज़ होता है कि शायद बार बार बोलने से लोगों को ध्यान रहता है। बिल्कुल, तो एक अच्छा आपने नेक काम किया, एक सोशल मैसेज आपने लोगों को कन्वे किया, और आपकी आवाज़ जन जन तक पहुंची। और हमें गर्व है कि आपने जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं कहूँगी कि देश के लिए जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की अहम जिम्मेदारी निभाई ऐसे वक्त में, ये बहुत काबिल तारीफ़ है, और हम आपके इस जज्बे को सलाम करते हैं। ज़रीन जी, क्या कहूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। टीवी एंकर बोलूँ आपको, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बोलूँ, मिमिक्री आर्टिस्ट बोलूँ, या वो आर्टिस्ट जो 8-9 एक्ट्रेसेस की आवाज़ निकाल लेती है और समझ ही नहीं आता कि किसकी आवाज़ है। बेसिकली मतलब एक फ्लो में आप 8-9 आर्टिस्ट की आवाज़ निकाल लेते हैं और हमें ये समझ ही नहीं आता ये आवाज़ किसकी है, आपकी है, उनकी है। व्हाट अ फ्लो। एंड लेकिन ये जो मैजिक है, ये जो मैजिक आज हम आपकी आवाज़ में महसूस करते हैं, मैं आज सिर्फ इसकी बात नहीं करूँगी, मैं शुरुआत करूँगी आपकी उस जर्नी से। एक लड़की बहुत बड़ा ख्वाब देखती है पटना से कि मुझे कहीं तक पहुँचना है, वो मंजिल बहुत दूर है, टीवी एंकर बनती है, लेकिन टीवी एंकर बनने के बाद एक संघर्ष शुरू होता है। तो कहीं रुकती है, कहीं ठहरती है, कहीं थक जाती है, लेकिन उसका हौसला नहीं थकता, उसका जज्बा इतना बुलंद है कि वो फिर खड़ी होती है। और ये जो फिर खड़े होना है, यही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी जर्नी है जो आप खुद तय करती हैं। आपकी उस जर्नी की कहानी आपकी ज़ुबानी। जी बिल्कुल। देखिए, आवाज़ की दुनिया में मैं ज़रीन ताज़ा तरीन नाम से अपने आप को संबोधित करती हूँ। बेसिकली हमेशा ताज़ा रहने का मतलब, आप कितना भी थके हुए हो, एक शेर है कि तिश्नगी रोज़ मुलाकात में रह जाती है, मेरी हर एक बात कहीं बात में रह जाती है, इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी का आलम ये है साहब कि सुबह के गम शाम को पुराने हो जाते हैं। क्या बात। और फिर ज़िंदगी में एक नया टारगेट, एक नया प्रोजेक्ट, एक नई तरह की उलझन, एक नया डेडलाइन, तो आप फ्रेश रहिए, एनर्जेटिक रहिए, सब चीज़ होगा, करने से होता है। बाबा रामदेव कहते हैं ना, करो करो मुझे देखो मत करो, कपाल भाती पतले हो जाओगे। कई लोग, मैं भी पटना में जब वो आए थे तो बिल्कुल आगे बैठ रही थी, 1400 का टिकट कटा के कि ये पतला कर देंगे मुझे। अच्छा, मैं बहुत फूडी हूँ, तो खाना पीना मुझे बहुत पसंद होता है, और शाम को मैं सोच लेती हूँ रात को डिनर क्या करना है, सुबह का क्या प्लान है, दोपहर में क्या बनाऊंगी, बचे हुए चावल को कैसे छौंक लगा के खा लो। तो मैं बहुत फूडी थी। तो ये तो पता था कि जैसे एंकरिंग के लाइन में आई तो वेट बढ़ता चला गया, जबान रुक नहीं रहा था। मेरे एक गुरु ने बताया था कि
अपना जो नेगेटिव है ना वो तो है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अपने में खंगालो तुम्हें पॉजिटिव क्या है। तो मुझे लगा यार ये वेट तो कंट्रोल हो नहीं रहा मुझसे, ऊपर से जो आप कह रही है ना कि एक संघर्ष की कहानी उस पर मैं आऊँगी, तो मुझे लगा कि अब क्या करूँ मैं, पॉजिटिव क्या है मेरे में। सबने कहा आवाज़ अच्छी है तुम्हारी, उस पर कुछ काम करो। मैंने कहा अच्छा इस पे भी कुछ किया जा सकता है, चलो। और आज देखिए कि मौका है, ऐसा है कि यहाँ पे बुलाया गया है, इतनी इज्जत अफजाई मिल रही है इस आवाज़ की वजह से ही शायद। तो अगर मैं अपना बचपन बताऊँ तो बहुत अतरंगी सतरंगी बचपन था। 90s में राजा बाबू एक फिल्म आई थी, उसमें वो कभी वकील बन जाते थे, कभी पुलिस इंस्पेक्टर, कभी वो हीरो बन जाते थे, मल्टीपल रोल्स। तो मैं कॉमिक्स जब पढ़ती थी, बांकेलाल चाचा चौधरी, उसमें वो कोई साइंटिस्ट कुछ ढाल वाल रहा है, मुझे लगता था मैं प्रोफेसर बन जाऊंगी। अच्छा। फिर सबने बताया अरे इसके लिए साइंस मैथ्स बहुत पढ़ना पड़ता है। मैंने कहा मेरे से नहीं होगा, फिर क्या करूं। नेक्स्ट तो मैंने सोचा एयर होस्टेस बनती हूँ। सबने कहा अरे इसमें तो बहुत स्मार्ट रहना पड़ता है और तुम्हारा तो वजन 15-16 साल की उम्र से ही ज़्यादा है, तो तुम कैसे प्रोफेशनली प्लेन में वो इतनी भारी भरकम क्यों भेजेंगे, उतने का तो सामान भेज देते हैं, वो उसके पैसे उनको मिलते हैं। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। हाँ। फिर मैंने बोला मैं बहुत बात तो नहीं थी, तो सब जब मुझे भगा देते थे। और चाय बनाने का जो प्रोसीजर है उसमें क्या होता है कि चीनी पहले डालो, चाय पत्ती बाद में डालो, दूध पहले डाल दो, पानी बाद में डाल दो, बनना चाय ही है। चाय अच्छी कैसे बने, तो इसके लिए भी जब कोई मेरे आसपास नहीं होता था तो मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के स्लेब पे बिठा देती थी और फिर पतीला चढ़ा के, हमारे बिहार में कहते हैं पीढ़ा चौकी, उसको रख देती थी जमीन पे और खुद ऊंची होके खड़ी हो जाती थी। आइए अब हम आपको चाय बनाना सिखाते हैं। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले चीनी, और ये देखिए चाय पत्ती का रंग बिल्कुल गाढ़ा हो रहा है, बहुत ही औसम चाय बनने वाली है। थोड़ा सा दालचीनी देना, थोड़ा सा इलायची देना, वो छोटी बच्ची भी असिस्ट कर रही है। तो उस समय एंकरिंग वैंकरिंग का ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मैंने तो तभी से ही एंकरिंग शुरू कर दी थी, छोटे से ही। तो सच में चाय बनती थी साथ में? चाय बनती थी। अच्छा। क्योंकि कोई सुनता नहीं था। तो जब वो छोटी बच्ची भी मेरे हाथ नहीं आती थी मोहल्ले की, तो फिर मैं खुद ही खुद बड़बड़ाती रहती थी। अच्छा। और एंड में चाय को पी के क्या चाय बनी है, वाह। तो अब कई एड्स के वॉइसिंग देनी पड़ती है, तो मुझे लगा कि यार वो दौर था कि कोई सुन नहीं रहा था। लेकिन अब तो हमेशा महंगी वाली टिकियाँ लेती थी, लेकिन जब वही महंगी दामों वाली क्वालिटी, वही सफेदी, वही झाग कम दाम में मिले तो कोई ये क्यों ले, वो न ले। मांगे किसे आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर दोनों को। क्या कोई नमक का ऐड आता था, ये एक्स्ट्रा फ्री फॉर रिफाइंड आयोडाइज्ड कैप्टन कुक नमक, जाने कहाँ से ले आते हैं। और ये आपका मनपसंद नमक, तो आइए देखते हैं आपका मनपसंद नमक आपका मनपसंद क्यों है। इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि आपका हाथ साथ न छोड़े, कितना वफादार, और इसकी तो कैसे जर्र से गिरा जा रहा है। तो मैं खुद ही खुद करती रहती थी, मुझे नहीं पता था ये क्या कमर्शियल। अच्छा, इसे सुनता कौन था जब आप करती थी? अकेले। उस समय तो ये फोन व्हाट्सएप का दौर भी नहीं था। अभी तो आपको अप्रिशिएट करने के लिए बहुत चीजें हैं कि आप खुद ही रिकॉर्ड करो, खुद ही सुनो, ग्रुप में डाल दो, वहाँ पे अरे ऑसम, अरे वाह बहुत बढ़िया, ये वो। तो वो जो गली की छोटी बच्ची थी वो भी नहीं सुनती थी? वो उसकी मम्मी पकड़ के ले जाती थी कि ये क्या करती रहती है। फिर हुआ ये मामला कि मेरी एक फ्रेंड थी जिसके चाचू दूरदर्शन में एग्जीक्यूटिव थे। तो एक इस तरह का डिबेट डिस्कशन का एक प्रोग्राम था जिसमें टॉपिक था पॉल्यूशन। तो किसी को जल प्रदूषण, किसी को वायु प्रदूषण, किसी पे बोलना था। तो उन्होंने नीरा को फोन किया, बेटा कल स्कूल से तुम आ सकती हो दूरदर्शन में? कह रही ये सब मैं नहीं कर सकती, मैं कैमरा वैमरा नहीं फेस करूंगी। तो कह रहे हैं अरे यार एक बच्ची घट रही है। उसने लैंडलाइन फोन था उस समय, फोन आया कि तुम दूरदर्शन में जाओगी, टॉपिक है वायु प्रदूषण। तो मैंने कहा उसमें क्या करना पड़ेगा? तो कहती है ना उसमें बोलना पड़ेगा तुमको, एक एंकर रहेगा और कुछ कुछ सब बोलेंगे। फिर मैंने सोचा कोई बताने वाला भी नहीं। फिर मैं हिंदी गाइड पे आई। हिंदी गाइड में छोटे छोटे वो नोट्स होते थे कि जल प्रदूषण, वायु, पूरा रट्टा मार लिया अच्छे से। उसके बाद मैं गई वहाँ पे, उसके जब ऐसे करके बोल दिया मैंने, तो वो स्टेशन डायरेक्टर ने कहा कि अच्छा तुम अच्छा बोलती हो, तो ये लड़का एंकर करता है, हम अब डुएट एंकरिंग करेंगे, एक लड़का रहेगा एक लड़की रहेगा, तो तुम आगे से करोगी प्रोग्राम? मैंने कहा हाँ करूंगी। तो फिर उस समय मुझे 400 रुपये मिलते थे उसके, और महीने के मिल जाते थे 6 ड्यूटी। लेकिन 400 के साथ एक खुशी हाँ, कि अब कोई सुनने वाला है। और आप सोचो कि स्कूल में इमली खाने के लिए या आइसक्रीम खाने के लिए 50 पैसे 1 रुपये मिलते थे बच्चों को। मैं 400 रुपये लेके घूमती थी, पूरा बटालियन, समोसा खा, आइसक्रीम खा, जो खाना है खा। और उसके बाद 6 ड्यूटीज के 400 × 400 इतने पैसे मेरे अकाउंट में रहते थे। तो मुझे पता ही नहीं था, मैं पढ़ने में बहुत ही एवरेज, बिलो एवरेज टाइप की स्टूडेंट थी। लेकिन ये सब चीजें एक्सीडेंटली कहिए या मतलब किस्मत में था, तो वो होते होते एक ट्रैक मिल गया। और अब तो ये टेलीप्रॉम्प्टर वगैरह है, उस समय केबल चैनल में न्यूज़ रीडिंग की, तो उस समय छोटी सी थी, 15-16 साल की उम्र में, इतना समझ भी न्यूज़ का नहीं आता था। तो A4 साइज की शीट में स्केच पेन से लिखते थे
कि पटना के अनीसाबाद में ऐसे ऐसे ऐसे, और पूरी ड्रेस खराब कर लेती थी स्केच पेन से। उसके मुझे मिलते थे 100 रुपए, और एक बंदा लेके खड़ा रहता था टेलीप्रॉम्प्टर पे, और वो पढ़ता था, मैं ऐसे 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 करके पढ़ती थी, क्योंकि वो मैंने फिल्मी बताया, मैंने बहुत फिल्मी थी बचपन से। और कोई वो गिराता जाता था पेपर और मैं पढ़ती जाती थी, या कोई हिंदी फीचर फिल्म भी देखती थी ना, तो मैं देखते 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 लोग उसको एंटरटेनमेंट के लिहाज से देखेंगे, लेकिन मैं उसको एकदम आत्मसात कर लेती थी कि चली जा मेरी नजर के सामने से, दूर हो जा। माँ जी आप मेरे यकीन करिए, मैंने ऐसा नहीं किया है माँ जी, नजर से दूर हो जा मेरे। तो मैं एकदम से उसको ना रिहर्सल करने लगती थी आईने के सामने जाके, जैसे माता सवार हो गई है। तो मुझे नहीं पता था ये क्यों होता है मेरे में, लेकिन कुछ चीज़ें आप में बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं और वो आपको कहीं ले जाती है। और जब आप एवरेज होते हो या पढ़ाई में बिलो एवरेज होते हो तो ये चीज़ें काम कर जाती है। क्योंकि मेरे सर ने कहा था कि नो वन इज़ परफेक्ट, आप बार बार, मैं कहूँगा कि अपने गुण को ढूंढिए, जो गुण है वो तो है ही, उसको आप साइड करिए, गुण को इतना ब्रशअप करिए कि फिर आपका काम बन जाए। अच्छा, आपके संघर्ष की बात पे तो आएंगे। जब आप, जिस दौरान आप ये सब रियाज कर रही होती थी अपने घर में, तो उस समय घर वालों का क्या रुख होता था? मतलब घर वाले कभी कुछ ये नहीं कहते थे कि अरे तुम्हें क्या हो गया अचानक से, ये सब क्यों कर रही हो? मैं छत पे भी करती रहती थी, इधर उधर। इवन मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड के कंपटीशन देखती थी, तो एक होता है ना पिटनी, जिससे कपड़े धोते हैं, हाँ। उसको मैं अपना वो अवार्ड बनाती थी। अच्छा। और एक पीड़ा, उसके ऊपर एक कुर्सी और चुन्नी उन्नी मम्मी की, वो सब ऐसे ऐसे ड्रेस बना के, उसके बाद मैं यूं करके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और 2-3 छोटी छोटी लड़कियों को ऐसे सेकंड रनर अप, थर्ड रनर अप बना लेती थी, और वो अवार्ड ले लेके एक्टिंग करती रहती थी। अच्छा, मैं बच्चों को इतना बेवकूफ बनाती थी कि मैं नरेटर भी बहुत अच्छी थी। अब पॉडकास्ट में आवाज जाती है, तो उस समय मैं कहानियां खुद ही क्रिएट करती थी कि फिर ऐसे हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर बीच मोड़ पे लाके छोड़ देती थी मामला। वो 50 पैसे 1 रुपए कहाँ से जुटा के लाते थे, दीदी इसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा टू बी कंटिन्यूड, कल आना। और कहानी को किसी मोड़ पे छोड़ देती थी, और वो खुद ही सोचती रहती थी। छत पे देखते थे लोग, घर में देखते थे क्या कर रही है, लेकिन अब वो पूरी हुजूम है। आप रील्स में देखिए ना, छत पे बनाते रहते हैं, सड़क पे बनाते रहते हैं, यूं डायलॉग करते हैं। तो अब तो पूरी फौज खड़ी हो गई है ऐसे पागलों की। उस समय मुझे लगता है कि मैंने इसका इजाद किया था, और अब तो वो दौर ही आ गया है पूरा कि जिसकी जहाँ क्रिएटिविटी है वो कहीं पे भी आ जा रहे हैं, सड़कों पे डायलॉग डिलीवरी, और लोग अच्छा कमा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। अब लेकिन आपने वो जो इन्फ्लुएंसर बनने का दौर है तभी शुरू कर दिया था। इन्फ्लुएंस हो गए अब लोग, और अब वो किरदार अपना निभा रहे हैं। हाँ। लेकिन अब ये हंसी के पीछे ना जो गम छुपा है, हाँ, एक दर्द छुपा, वो भी हम चाहते हैं कि आप लोगों को बताएं, क्योंकि हमेशा से ये हंसी नहीं थी। हाँ, क्योंकि हमारी जो दुनिया है ना, ये बड़ा दूर से बड़ी अच्छी सी लगती रहती है कि अरे वाह, आवाज़ देना, ये लाइमलाइट, स्टारडम एंड ऑल, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक छोटे से शुरुआत हो गई एंकरिंग की, अखबारों में भी छपने लगा, दूरदर्शन में एंकरिंग कर रही है, केबल चैनल में भी आने लगी। लोग मेरे पापा को नहीं जानते थे, कहते थे अच्छा रजी साहब की लड़की, जरीन के पापा। तो मतलब अच्छा नाम हो गया था पटना में। फिर मैं एक सैटेलाइट चैनल में गई हैदराबाद में, फिर वहाँ से बुलेटिन करने लगी, तो मुख्यमंत्री, सिटी एसपी, ये वो सब नाम से जानने लगे, सब चीज़ बहुत अच्छा चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मैं एक दिन सड़क पार कर रही थी, इधर से उधर जा रही थी, ठीक है, और एक साइड मैंने देखा और थोड़ी खफ्ती में, दूसरे साइड मैंने ढंग से देखा नहीं, और मुझे एक बाइक ने उड़ा दिया तो मैं बेहोश थी। फिर उसके बाद जब मैं होश में आई तो पता चला कुछ टेस्ट के बाद कि मुझे आँखों के लेंस में प्रॉब्लम हो गई है। मतलब मेरी ओरिजिनल लेंस को क्रश करके रिमूव करके हटाना पड़ेगा, और एक प्लास्टिक या जेल लगेगा जिसके थ्रू मैं देख पाऊँगी। अब ये बड़ी विचित्र बात हो गई, ऑपरेशन भी हुआ, एक मल्टीफोकल लेंस है वो लगा। जनरली मोनो लगता है कि आपको दूर का दिख जाएगा, पास के लिए आपको चश्मा पहनना पड़ेगा। मैंने कहा यार मेरा एंकरिंग का काम है, कुछ भी आ जाता है, ब्रेकिंग ये वो, और मैं चश्मा लगाना नहीं चाहती, तो मुझे कुछ ऐसा कर दीजिए कि दूर पास सब दिखे। तो मुझे मल्टीफोकल लेंस लगा दिया गया, लेकिन वो ऐसा हुआ कि मुझे दूर भी ब्लर दिखता रहता है और पास भी ऐसा नहीं है कि बहुत दुरुस्त दिखता है। तो दुनिया ही मेरी एकदम से बदल गई। टेलीप्रॉम्प्टर मुझे दिखना बंद हो गया, डबल इमेज बन के आते थे। और आप जैसे कहो कि आपने खूब, मैंने कहा ना कि मुझ में माता सवार होती थी, मुझ में एक्टिंग, बोलने की कला, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट था, इनबिल्ट। लेकिन जब आपको कोई कहे कि आप को 500 मीटर रेस दौड़ना है, लेकिन आप विकलांग हो जाओ, आप दौड़ ही नहीं सकते हो, तो आपकी जो बेचैनी होती है वो बहुत ही भयावह होती है। मुझे लगता था मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। इवन चश्मा लगाने पे भी क्या होता था कि आपको सिलेंड्रिकल बनावट आई की होने की वजह से आपको वो चीज़ें सही नहीं दिखती थी। हैजल, हॉलो सर्कल्स, सड़कों पे ये नहीं समझ में आता है कि 2 गाड़ियाँ आ रही है, उसके बीच में 2 बाइक आ रहा है, उसके बीच में गैप है, या एक कार आ रही है, क्योंकि मल्टी रिंग्स बन जाते हैं।
वो मेरी प्रॉब्लम है, वो और कोई समझ भी नहीं सकता, क्योंकि ये बड़ी ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आंखों की, और एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें कि लेंस चली गई, वो अगला नहीं जान पाता जब तक मैं ये प्रॉब्लम नहीं बताती हूँ। आपने मुझे बताया कि कुछ ऐसा बताइए कि वाकई एक टर्निंग पॉइंट आ गई लाइफ में। मैं बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी, बहुत ही मस्ती मज़ा फ़न, बहुत ही ज़िंदगी को लाइट तरीके से लेने वाली, लेकिन ऑल ऑफ सडन मेरी दुनिया ही बदल गई। मुझे लगा कि अरे मुझे दिखना बंद हो गया, मैं अब एंकरिंग नहीं कर सकती, मैं क्या करूँ। सिस्टम पे काम आजकल सब जगह होता है, एक एक दिन मेरा ऐसे बीतता है ना कि सब ब्लर दिखेगा मुझे, यूँ पास दूर करती रहूँगी मैं। लेकिन आप ये मान लीजिए कि जीवन में कुछ भी ख़त्म नहीं होता है, हर एक फुल स्टॉप के बाद एक लाइन चालू होती है। तो मैंने सोचा कि यार ये दिखने विखने का काम तो मुश्किल भरा हो रहा है, और मेकअप वगैरह में रहना पड़ता है, लाइनर मस्कारा सब लगाना पड़ता है, क्योंकि इस फील्ड की डिमांड है, आपको इतनी हैवी लाइटिंग में होना पड़ता है। तो ऐसा क्या करो कि जिससे आपकी इच्छा की पूर्ति भी हो रही है, आपका सर्वाइवल भी चलता रहे। तो फिर मैंने वॉइसिंग की ओर अपना झुकाव कर लिया। आज के टाइम में क्या होता है ना, लोग डिजिटली टैब में पढ़ते हैं स्क्रिप्ट्स वगैरह, मैं आज भी पेपर लेके जाती हूँ, हार्ड कॉपी लेके जाती हूँ, या प्रोड्यूसर को कहती हूँ कि भाई साहब आप मेरे ना जो फीस है ना उसमें से आप प्रिंट आउट के पैसे काट लेना, या मुझे स्क्रिप्ट मेल कर दो या व्हाट्सअप कर दो, इतनी इतनी पोथी लेके मैं जाऊँगी और यूँ पढ़ पढ़ के गिराती जाती रहती हूँ अपने डायलॉग्स, क्योंकि मुझे दिखता नहीं है। लेकिन मेरी जो चाह है या जो जज्बा है वो आड़े नहीं आता है इस आई के बाद। इसलिए कुछ भी हो जाए, आप इतने सारे एग्जाम्पल है, किसी का पैर कट जाता है बट वो कथक डांसर है, कई सारे इंस्पिरेशनल वीडियोस वगैरह मैंने देखे। मैंने कहा यार मेरे पापा ने तो इतनी जगह शंकर नेत्रालय और कहाँ कहाँ दिखाया मुझे कि नकली आंख लग जाए, कुछ हो जाए लड़की के साथ, लेकिन सबने कहा कि आपका ओरिजिनल आई है, आपका बस लेंस ख़राब है, पर्दा ओरिजिनल है, तो आप चलाओ चश्मा वगैरह लगा के। आई इतनी डेलिकेट ऑर्गन है कि ऐसा भी नहीं है कि बार बार खुरुच के ऑपरेशन करके उसमें लेंस डाल दो, फॉरेन बॉडी लगती है, तो आप इसमें सब्र करो। तो ये सब्र जब आपके पास आ जाता है ना, आपके पास पेशेंस आ जाता है ना, तो जीवन अच्छा होता है। कि आवाज़ गले से काम करो, आंखें नहीं दिख रही है ना, यहाँ से तो आप बोल ले रहे हो, अच्छा बोल ले रहे हो। मतलब हौसला हो तो पूरा हर ख्वाब होता है, ये जान लीजिए, सब्र हर सवाल का जवाब होता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने सफ़र को साझा किया। सच में मैम, इस सफ़र के साथ बहुत प्रेरणा मिलती है कि आपको अगर सही से नहीं भी दिखता, फिर भी आप उसे देखकर सही पढ़ने का काम करती हैं, और सिर्फ पढ़ने का काम नहीं करती, उससे किरदार गढ़ने का काम करती है। बहुत बढ़िया प्रियंका मैम, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लेकिन सफ़र आपका भी बहुत अच्छा है। ज़िंदगी के सफ़र को हम जब जीते हैं रियल लाइफ में, वो बहुत आसान है। हमारी मुश्किलें हमारी होती हैं, हमारे गम हमारे होते हैं, हमारी खुशियाँ हमारी होती हैं, लेकिन जब हम उसी रियल लाइफ को, मतलब पर्दे वाली दुनिया को भी रियल में जीते हैं, तो वो और भी मुश्किल होता है। ज़िंदगी के दो पहलू हैं, रील और रियल, लेकिन एक बीच का और पहलू है, यानी हम रील में नहीं हैं, रियल में हैं, लेकिन किसी रील के व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं। यानी मैं बात कर रही हूँ थिएटर की। बिल्कुल, आप अपनी ज़िंदगी जीती हैं, लेकिन मंच पर एक ऐसी ज़िंदगी जीती हैं जिसमें आप एक किरदार को गढ़ती हैं। कोई रीटेक नहीं होता, आवाज़ देती हैं, नरेशन करती हैं, उस आवाज़ में कोई टेक अगेन नहीं होता, लेकिन वो आवाज़ लोगों को वहाँ पर बिठाए रखने पर मजबूर करती है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो आवाज़ आ रही है, इस अंधेरे के बाद इस मंच में उजाला आएगा और उस उजाले में वो किरदार दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले आप एक कल्पना गढ़ देती हैं कि हाँ, ये किरदार हूबहू ऐसा होगा। बहुत खूबसूरत बना दिया आपने इसे। तो आपके इस जीवन की कहानी, इस संघर्ष की कहानी, यहाँ तक पहुँचने की कहानी आपकी ज़ुबानी। जैसे कि अभी आपने कहा ना कि एक लाइफ होती है जो रियल लाइफ है और एक लाइफ होती है जो रियल लाइफ है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट, हम सभी लोग, हम एक झूठ को भी इतनी ईमानदारी के साथ जीते हैं जितनी ईमानदारी के साथ एक आदमी अपनी सच्चाई नहीं जीता। क्या बात है। उतनी उसे जीना पड़ता है हमें। कहीं एक लम्हा हुआ जहां आप थोड़ा झूठ हुए, आप पकड़े जाएंगे कि आप नकली एक्टिंग कर रहे हैं, या आपने झूठ कह दिया, जैसे उन्होंने कहा अभी कि जर्र से गिरा जाता है। तो जो जर्र से गिरा जाता है ये आएगा कहाँ से? वो जर्र से गिरा जाता है नहीं बोल सकते उसे। तो ये जो रफ्तार, जो सांसें हैं हमारी, इस पे कंट्रोल, आवाज़ क्या है, ये जो हम आवाज़ कंट्रोल करते हैं, जो इमोशन को दिखाते हैं, वो सब कुछ हमारी ब्रीदिंग से कंट्रोल होता है, फिर हमारे वोकल कॉर्ड से कंट्रोल होता है, फिर हमारा डिक्शन आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
ये सब सीखने में जो समय लगता है, मुझे लगभग 20 साल हो गए थिएटर करते हुए। जब शुरुआत की थी इससे तो मैं स्कूल में थी और मुझे याद है कि मैं स्कूल के हर प्रोग्राम में मैं बहुत बोलने वाली बच्ची नहीं थी, मतलब मैं बहुत कम बोलती थी। जैसे कि सबने बताया कि सब लोग कुछ कुछ बोलते थे, मैं बिल्कुल नहीं बोलती थी। मतलब बिना बोलने वाला बच्चा आज वॉइस का काम कर रहा है। मतलब मुझे ऐसा होता था कि मैं बिल्कुल बस चुपचाप बैठी हूँ और मैं सबको देख रही हूँ। इवन आज भी अगर बहुत सारे लोग बैठे हों तो मैं चाहती हूँ कि मैं चुप रहूँ और इन्हें सुनूं। वो जो सुनना है वो मेरे लिए मेडिटेशन है। जैसे पूजा करते हैं ना आप, तो आप ध्यान लगाकर, तो मुझे वो सुनना बहुत खूबसूरत लगता है। वो जो जज्बातों की अदायगी है कि आप कैसे कह देते हैं बड़े आराम से एक बात। जैसे अभी आपने, जो हमारा जीवन है जो हमें बड़ा आसान और सरल लगता है, लेकिन जैसे अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव में उसे बड़े आपने खूबसूरत अंदाज में कह दिया। ये जो अंदाज है ये मुझे बहुत बहुत हमेशा से बहुत खूबसूरत लगता था, तो मुझे ये सीखना था। और मैं स्कूल में थी, एक बिल्कुल सरकारी स्कूल जिसे कहते हैं ना, गवर्नमेंट का एक स्कूल। भेज दिया गया, माँ बाप ने भेज दिया कि जाओ पढ़ लो। और मैं वहाँ जाके, तो कल्चरल स्कूल में जितने भी इवेंट्स होते थे मैं उसे हेड करती थी। कुछ भी डांस हो, कुछ भी हो। और हमारी एक मैम हुआ करती थी, सोनिया मैम। मैं अपने टीचर्स को बड़ा याद करती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा 12th में कि तुम आगे जाके क्या करोगी। मैंने कहा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी मैडम, नहीं हो सकता है पढ़ाई तो मैं बिल्कुल छोड़ दूंगी, मुझे कॉलेज भी नहीं जाना, मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं घर रहूंगी और मैं सोऊंगी बस। जितने कलाकार होते हैं ना, क्रिएटिव लोग, इनसे पढ़ाई नहीं हो पाती। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है इसी में। बिल्कुल। और बाद में यही आता है कि अरे यहाँ तो रोज ही पढ़ना पड़ेगा, हर पल पढ़ना पड़ेगा। और इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, साइंस भी, मैथ्स भी, सोशल साइंस भी, होम साइंस भी, सब कुछ पढ़ लीजिए आप। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी सब पढ़ लीजिए। और आपको वो लगता है कि कम है, हमने थोड़ा कम पढ़ा है अभी। तो मैम ने मुझे ऐसा बोला कि तुम जाओ और तुम कॉलेज में जाके ना ड्रामेटिक सोसाइटी ज्वाइन करना। मैम ड्रामेटिक सोसाइटी इतनी बड़ी होती है, इतने सारे लोग होते, कौन लेगा मुझे वहाँ। तो उन्होंने बोला नहीं तुम जाना एक बार, ट्राई करना। ऐसे ठीक है। तो फिर बहुत मन तो था नहीं, लेकिन किसी तरह से मैंने मिरांडा में एडमिशन लिया। वहाँ की ड्रामेटिक सोसाइटी थी, अनुकृति, वो ज्वाइन की। और मैं वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे चुपचाप, सब बोल रहे हैं और मैं चुपचाप शांत बच्ची। पर अचानक एक हमारे NSD की पास आउट हैं बबीता पांडे, वो आई और उन्होंने कहा कि वर्कशॉप होगी। और वो वर्कशॉप ली गई, उसमें सिखाया गया और मुझे एक कैरेक्टर दिया गया जिसमें मुझे एक नेता बनना था जो बहुत ऐसे श्रूड है। नहीं मैम, मैं तो कहा, मैं बिल्कुल नहीं बन पाऊंगी मैम, ये बहुत मुश्किल है मैम, ये तो नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, करो। हाँ जी मैम, ओके। तो मेरी परेड होती थी, मैं ऐसे स्क्रिप्ट लेके, और क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी, हम बहुत लड़कियों को हमेशा ऐसे सिखाया जाता है ना कि धीरे बोलो, प्यार से बात करो, इतना जोर से नहीं बोलते। तो वो सब जहन में चलता था कि नहीं नहीं ऐसे तो नहीं बोल सकते। हालांकि घर में तो हम हल्ला गुल्ला करते ही थे, बातचीत होती थी, झगड़े भी होते थे, तो छोटे थे भाई बहन आपस में जो भी कुछ करते, लेकिन बाहर जाके वो एक जो मेंटेन करना होता है कि नहीं नहीं जी नमस्ते जी अंकल, बिल्कुल, तो बहुत एकदम गुड गर्ल टाइप। और वहाँ मुझे स्क्रिप्ट दी गई और कहा कि जोर से चिल्लाना है तुम्हें। जोर से चिल्लाना, वो आए कहाँ से, यहाँ से नहीं निकल रहा है। फिर हमारी एक्सरसाइज शुरू हुई कि आप स्क्रिप्ट लीजिए और ये सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चढ़िए नीचे। तो मैं करीब 1.5 घंटा दिन में वो करती थी, लगातार बिना रुके। और फिर उसके बाद हमारी जो थ्रो एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइजेज होती थी वो किया। मुझे लगता है करीब 2.5 से 3 महीने के अंदर ही हमारे चला सब कुछ। 3 महीने के बाद एम्स में मेरा पहला परफॉर्मेंस था, स्ट्रीट प्ले, जिसमें आपको आवाज़ चिल्ला के बोलनी होती है और करीब 1,500 लोग आपके आसपास होते हैं और बिना माइक के, कोई माइक, कॉलर माइक, फुट माइक, कोई माइक नहीं, और आपको सिर्फ बोलना है। और आसपास बाकी के जो इवेंट्स चल रहे हैं उनका शोर भी होता है क्योंकि ओपन एरिया होता है, और मैं वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचा पा रही थी। क्या बात है। और वो दिन मेरे लिए इतना ऐसा है कि मेरी आवाज़ पहुँच रही है वहाँ तक। उस दिन मुझे लगा कि नहीं, आवाज़ दबानी नहीं है, आवाज़ उठानी है, हर जगह पर उठानी है जहाँ उठा सको। जहाँ मुश्किल आए वहाँ आपकी ट्रेनिंग में कमी है, थोड़ी और तैयारी करो। तो फिर ऐसे करते करते और बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं लगभग 500 शो कर चुकी हूँ, लगभग 100 नाटक अपने पूरे जीवन में। और मुझे कभी नहीं लगा कि मैं आवाज़ की में भी आ सकती हूँ। मैं न्यूज़ चैनल में भी थी एक समय तक, और मैं वॉइस ओवर्स किया करती थी कमरे में बंद करके अपने आप को ना, ऐसे 4 बार अलग अलग तरीके से पढ़ना और उसको रिकॉर्ड करना और फिर सुनना। और जब कोई कह देते कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो क्या क्या कहा, अच्छी है, नहीं नहीं अच्छी तो नहीं है, क्या बात कर रहे हो।
तो नहीं नहीं यार बहुत अच्छी आवाज है, तुम्हें करना चाहिए। बड़ा मजा आता है ना, कोई आपकी तारीफ कर रहा हो फिर नहीं नहीं नहीं, फिर वो वापस से तारीफ करता है, एक बार और बुलवा ऐसे ही। लेते, नहीं तो मैं नहीं उनसे बोलती थी कि क्या कहा, तो कहते तुम्हारी आवाज अच्छी है, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। तो फिर हम बड़ा हंसी मजाक के साथ उसकी बार बार और तैयारी की, फिर डिक्शन पे काम किया, फिर ब्रीदिंग पे पकड़ शुरू हुई, फिर इमोशंस पे पकड़ शुरू हुई, लेकिन थिएटर साथ साथ चल रहा था। फिर एक समय आया जब बिल्कुल थिएटर मतलब वॉइस ओवर्स कम हो गए और न्यूज चैनल में काम करना बंद कर दिया, लेकिन थिएटर मैंने कंटिन्यू किया। और उस थिएटर के बाद जब मैं वहां पहुंची तो मुझे लगा कि आवाज का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो धीरे धीरे जो पीछे की जो प्रैक्टिस थी ना, वो कब स्टेज पे काम में आ रही थी मुझे पता नहीं था। जब लोग बोलते थे तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है, एक नाटक है ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ, बहुत मुश्किल नाटक है, उसकी हिंदी बोलने वाले लोग नहीं मिलते, जिसकी लाइंस कुछ इस तरह से हैं कि क्या कहा, मंदा अभी नहीं आई, मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतापुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा है, तो तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा क्या? ओ विधाता, ये कैसा इंद्रजाल है, इस राजकुल में हर कोई एक रहस्य छिपाए हुए चलता है। हाँ मतलब अब जब मंच लगता है तो लगता है कि जो कह रहे हैं इसका कुछ मीनिंग है, इसके माने हैं, ये जो मायने हैं शायद यही पूरे करने के लिए आए थे। तो वो जो जब रीजन मिलता है आपको दुनिया में रहने का, आपकी सांसें जो चल रही हैं ये क्यों चल रही हैं, इसका सिर्फ आए जीवन में जिया और चले गए ये नहीं है, इसके पीछे कुछ है। तो जब मैं ट्रेनिंग ये दूसरे लोगों को दे रही होती हूँ कि आप बोलिए, और कई बार हम छोटी लड़कियों को भी देखते हैं स्कूल में, तो वो बिल्कुल ऐसे बैठी होती हैं, नाम क्या है, तो उनकी नसें खिंच जाती हैं, आवाज नजरें नहीं मिलाई जाती। वो क्या है, उनकी ट्रेनिंग इस तरह से हुई है, उनको सिखाया नहीं गया कि बोलो। और फिर जब वो 2 महीने की रिहर्सल के बाद जब वो बोलती हैं, नाम क्या है, नाम क्या है, मैम मेरा नाम ये है, मैम मैं यहाँ से आती हूँ, मैं जानती नहीं हूँ मैम कैसे होगा लेकिन मैं कर लूंगी। फिर मैम ये नहीं बोलती, सिर्फ नाम ही पूछा था। नहीं नहीं, वो सब बता देती है अपने बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि आदमी अपने बारे में कहना चाहता है, आदमी अपने बारे में बोलना चाहता है, उसे मौका नहीं मिलता, वो अपनी सराउंडिंग से डर जाता है। तो शायद हम भी कभी ऐसे बहुत डरे सहमे दबे कुचले नागरिक थे कि लड़की मतलब घर से, जब मेरी जो अपब्रिंगिंग कुछ इस तरह से रही है कि हम 3 बहनें थी, तीनों में सबसे मैं छोटी थी, तो 2 बड़ी बहनें जैसे स्कूल में जा रही हैं तुम भी वहीं चली जाओ, वो ये कर रही है तुम भी यही कर लो। तो अपनी आइडेंटिटी कुछ नहीं थी, आपको क्या करना नहीं पता था। मतलब मेरी हालत कॉलेज तक ये थी कि मैं रिक्शे वाले से ये नहीं पूछ पाती थी कि भैया चलोगे, रिक्शे वाले से जाके बात कैसे करूंगी, क्या बोलूंगी उसे कि भैया मतलब आप चलो, तो मैं रिक्शे वाले से ऐसे बोलती थी भैया आप चलेंगे प्लीज, चल लीजिए, नहीं नहीं भैया इतने पैसे तो नहीं दे पाऊंगी मैं। फिर वहां से शुरू हुआ कि अब मतलब मेरे घर का डेडलाइन था 5 बजे, मुझे 5 बजे अपने घर में घुसना है, नहीं हो तो मैं कांपती थी कि नहीं 5 बजे पहुंचना है। अब हालात ये है कि मैं घर से निकल जाती हूँ, फिर फ़ोन करके बोलती हूँ अच्छा आज मैं इस शहर में नहीं हूँ, मैं दूसरे शहर में हूँ, 2 दिन बाद आऊँगी, ठीक है चलो बाय। तो ये जो जर्नी है ना, जो कॉन्फिडेंस है, वो आई थिंक ये आवाज़ के कारण, ये ट्रेनिंग के कारण, एक्टिंग के कारण, स्टेज के कारण, ये सारी चीज़ों का बड़ा मिला जुला रूप है। हालांकि बात आपने पूछी थी कि मुश्किल क्या हुई और मुश्किलात क्या थी, मैं मुश्किलात भी आपने साथ में साझा करी दी है। दरअसल ये सही बात है, बहुत सी महिलाएं हमें सुनती हैं, बहुत सी बच्चियां सुनती हैं, वो ये जानती हैं कि कहीं ना कहीं घर में ये रोक टोक रहती है कि आपको बहुत आराम से बोलना है, सहज तरीके से रहना है, सोबर तरीके से बोलना है, ऊंचा नहीं बोलना, लोग क्या कहेंगे, अरे बाहर जाओगी लोग हमें बदनाम करेंगे, आपकी बेटी कितना ऊंचा बोलती है। लेकिन उस मौन से लेकर उस बुलंद आवाज़ तक का जो आपने सफ़र साझा किया है, ये अपने आप में एक प्रेरणा है कि आपको उस आवाज़ को वहाँ उठाना है जहाँ ज़रूरी है, क्योंकि अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी भर वो बनी रहेगी मजबूरी, और हम ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि हमें अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना है कितना ज़रूरी। तो ये वाकई अपने आप में एक प्रेरणा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेरणा भरे जीवन को हमारे साथ साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, बहुत कुछ होगा इनके जहन में, लेकिन मैं उससे पहले चाहती हूँ कि एक बार एक छोटी छोटी सी कुछ आवाज़ें जो यादों भरी हों, जो आपको यादों के पिटारे से सबसे खूबसूरत पल लगता हो, कुछ मैं आपसे सुनना चाहूँगी जो आपकी फेवरेट हो, कुछ लाइनें जो आपकी फेवरेट। फेवरेट तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे रोल्स हैं, और मतलब मेरा एक बहुत पर्सनली फेवरेट रहा, बच्चों की एक ई लर्निंग सीरीज थी जी, उन्होंने ड्रामा थ्रू दिस लिटिल गर्ल, उसका नाम लूना होता है। तो अभी हम जसलीन जी को नहीं, हम लूना को सुनेंगे। तो लूना का जो किरदार था, वो छोटी बच्ची थी,
पर वो हर चीज़ पे सवाल उठाती थी, मतलब वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो जब मैं नरेटर भी थी, तो उस बेसिकली उस सीरीज में जितनी भी आवाजें थी आपको करनी थी। आप टीचर भी हो, आप लूना की दादी भी हो, आप लूना हो, लूना की मम्मी हो, नरेटर भी हो। हाँ, ओके। एंड जितना मजा मुझे वो करने में आया, बिकॉज आई थिंक जब मैं उसको पढ़ रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि मैं ऐसी बच्ची क्यों नहीं थी। मैम एक्साइटमेंट मत जगाइए, सुना दीजिए। क्यों कर लिया? क्योंकि लूना हर चीज को खुल के क्वेश्चन करती थी जी, एंड उससे मैंने एक्चुअली बहुत कुछ सीखा। तो इनफैक्ट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि कुछ समय पहले शायद मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं बात कर पाती कि जहाँ पे लूना एक्चुअली टॉक्स अबाउट पीरियड्स, और वो अब जाके सबको कहती है कि खून ही तो है, प्रॉब्लम क्या है। और वो छोटी सी बच्ची का कैरेक्टर है और जाके सबको कहती है, जब मुझे घुटने पे चोट लगती है तो माँ बैंडेड बांधती है। हम ये लूना की आवाज में सुनना चाहते हैं, वो पूरे किरदार को हम आपके थ्रू वो जानना चाहते हैं, उसे जीना चाहते हैं एक पल के लिए। मतलब मुझे ऐसे याद नहीं है, लेकिन कुछ लाइन। हाँ, अगर जैसे कि लूना की माँ उससे पूछती है कि क्या परेशानी है, तो लूना बोलती कि क्या हुआ लूना, इतनी चुप क्यों हो? तो लूना आगे से पूछेगी कि माँ मैं आज स्कूल गई थी, वहाँ पे मैम ने मुझे बोला घर वापस जाओ, आज तुम्हारी खेलने का भी दिन नहीं है, पर ऐसा क्यों है? तो फिर वो बहुत सारे सवाल पूछती है कि अचार क्यों नहीं खाना, खेलना क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं करना, वो क्यों नहीं करना। तो मतलब वो बहुत इन डेप्थ रिसर्च करके वो पूरी सीरीज़ बनाई गई थी। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली उसके हर कैरेक्टर में लूना की ज़िंदगी में हर कैरेक्टर औरत का था। तो इलेक्ट्रिशियन है तो वो भी लेडी है, पोस्ट वुमन है, उसकी लड़कियां हैं, सब दोस्त है। तो उसके थ्रू आई थिंक जब छोटी बच्चियां उसको सुने और देखें तो शायद उनको भी वो पॉसिबिलिटीज़ का पता चलेगा कि हाँ, इलेक्ट्रिशियन एक लड़की भी हो सकती है और डॉक्टर भी हो, और वो आज महिलाएं नो डाउट हर क्षेत्र में हैं। और आपने उस सीरीज को एंजॉय किया जहाँ पे हर करेक्टर विमेन जीता है, और उसके बाद अपना आसमा को भी एंजॉय कर रही हैं जहाँ पे सारी महिलाएं हैं और अपनी बात रख रही हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस करेक्टर के साथ उसकी आवाज़ हमारे साथ साझा करने के लिए। मैम आपसे तो मैं डिमांड भी कर सकती हूँ, वो सुल्लू की आवाज़ हम ज़रूर सुनना चाहते हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि सुल्लू की आवाज़ कैसी थी। हाँ देखिए, जैसे हम लोग रेडियो करते हैं तो लोग हमें सुन नहीं पाते हैं, 10-10 साल से हम करे चले जा रहे हैं। तो आवाज़ में जो मादकता होती है, जो चटकारे ले लेके हम बोलते हैं, जो अदायगी है, जो डिलीवरी है, उससे वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सी कोई महिला जो अपने बाल लहराते हुए माइक के पास आके बोल रही होगी। लेकिन बेसिकली हम सुल्लू बन के उल्लू बनाते हैं उनको। जैसे बाल में तेल लगा के जूड़ा कस लिया, कॉटन का सूट पहन लिया, मिस मैचिंग जूती कान में पहना नहीं पहना कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, इसके बड़े प्लस पॉइंट हैं, जो लोग दिखाई नहीं देते हैं ना, सुनाई देते हैं, वो ज्यादा आराम से रह लेते हैं। तो हम माइक पे जब जाते हैं और आवाज़ से जिस तरह से खेलते हैं, तो फिर इतने सारे पोस्ट कार्ड, चॉकलेट्स और फिर फ्लावर्स वगैरह आते रहते हैं कि हमारी फेवरेट आरजे ये हैं, हमारी फेवरेट आरजे वो हैं। और अब तो ये सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है कि उन्होंने इतने सालों बाद अब देख लिया कि अच्छा ये बबीता है, तो ये जरीन है, तो ये प्रियंका है। अब समझ में आ रहा है कि ये कौन है, बट पहले तो वो जानते ही नहीं थे कि कौन कौन सा शो करता है। तो जैसे कि मैं जो शो करती थी, नमस्कार 102.6 माइंड ब्लोइंग मेगाहर्ट्ज स्टेशन ऑफ द नेशन FM रेनबो इंडिया पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल ढूंढता है। रात की शमा में निखर कर देखो, जिंदगी क्या है कभी ताख में जल कर देखो। तो आप हमें 56766744 पर फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कौन सा प्रोग्राम, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं हमें बता सकते हैं। तो ये एक लहजा हुआ, लेकिन जब सुल्लू टाइप का शो जो होता है तो उसमें थोड़ा सा आपको वॉइस में मॉड्यूलेशन इस तरह से करना पड़ता है कि वो लेट नाइट टाइप का शो है। तो जैसे उसका कैरेक्टर है, हेलो, आपकी रातों को जगाने, आपके सपनों को सजाने, मैं सुल्लू, दिल के बटन से फ़ोन मिलाइए और मुझसे बात कीजिए, करेंगे ना? थोड़ा और हो सकता था। नहीं तो ठीक है। प्रियंका जी, आपकी कोई एक लाइन जो आप हमें सुनाना चाहें, फिर उसके बाद मैं इनके सवालों पर आती हूँ। एक लाइन तो नहीं, एक डायलॉग हो सकता है। पूरा डायलॉग सुना दीजिए। तो हमारा एक प्ले है खिड़की जी, उसमें एक मोनोलॉग है, मैं वो सुना देती हूँ। उसकी जिंदगी में एक और आदमी आया, उसने पूछा कि अब तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं फरिश्ता हूँ। जब दुनिया में लोगों के दुख, दर्द, तकलीफें हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तब मैं आता हूँ उन्हें इस दुनिया से आजाद करा के
उस दुनिया में ले जाता हूँ जहाँ जहाँ सब कुछ आसान होता है। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे मालूम पड़ा कि सच में तो कोई राजकुमारी नहीं थी, कोई फरिश्ता नहीं था, कोई जादूगर नहीं था, सिरे से अंत तक सब कुछ झूठ। मैंने जिस बात पर इतना यकीन किया वो सिर्फ झूठ था, सिर्फ गुमान। उस दिन के बाद से मैं कभी किसी कहानी को पढ़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। थैंक यू। निशब्द कर दिया आपने। अरे आप सिर्फ एक डायलॉग नहीं सुना रही थी, आप शायद वो किरदार थी जो इस किरदार को जी रही थी, और आपकी आंखें साफ बयान कर रही थी और आंखों में आते हुए वो आंसू साफ बता रहे थे कि हाँ, मैं इस वक्त प्रियंका नहीं, वो किरदार हूँ जिसे मैं जी रही हूँ। शायद यही होती है आवाज़ की दुनिया। सीधे आती हूँ आपके सवालों पर, जो भी आप सवाल पूछना चाहें हमारी आज खास मेहमानों से। जी जी जी, माइक पे पूछिए सवाल। हेलो, हाँ, मेरा नाम डॉक्टर दिव्या गोयल है जी। मैं दिल्ली गवर्नमेंट में लेक्चरर हूँ, उसके अलावा पैराशूटर और पैरा मॉडल भी हूँ। बात आवाज़ की हुई तो कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो जैसे मैम ने बताया, मेरा सवाल जरीन मैम के साथ है कि उनको भी बचपन में जैसे इतना शौक था, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं था, लेकिन हाँ बोलने का बहुत शौक था। मुझे राजधानी एक्सप्रेस के नाम से बुलाया जाता था कि जब तक चुप रहूँ तो चुप रहूँ, जब बोलना स्टार्ट करती थी तो नॉन स्टॉप स्टार्ट करती थी, किसी को मौका ही नहीं मिलता था। तो जरीन मैम से मेरा ये सवाल है कि जब उनके लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट आया, आइज़ की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो उसके बाद में रीस्टार्ट करने के लिए हमें कोई मोटिवेशन, कोई इंस्पिरेशन या कुछ ऐसा रोल मॉडल या कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो कि जो एक चेंज हमारे अंदर लाए, तो वो किसी को देखकर आया या सेल्फ अपने उससे माइंडसेट से आया? देखिए, खुद में मसरूफ़ रहना भी एक कला है। आप खुद में, जैसे आप बहुत डिप्रेस्ड हो ना, जब तो कार्टून देखने लगिए, उसमें भी आप देख के ताली बजाने लगेंगे कि अरे ये हो रहा है। हाँ, तो जैसे कार्टून में चली हवा चली शहर के आर पार, मैं जानू तुम जानो मैं ना मानू हार, नोबिता अगर तुमने अपना होमवर्क नहीं किया तो मैं ये गैजेट तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं खिलाओगी? कौन वहाँ पर बातें कर रहा है? होमवर्क पूरा करोगे तभी बाहर जाने को मिलेगा। तो ये हम कार्टून वार्टून देख के खुश हो जाते थे। अब कोई माँ का कैरेक्टर आया, जैसे कि कोई माँ है और कोई बहू है, माँ जी मुझे आपका ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि मैं आपके बेटे की होने वाली बहू हूँ। हाँ बेटा, तुम जल्दी से आ जाओ शादी करके, ये लड़का तो पागल है, ये मेरा ख्याल रखता नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हें पता है मुझे डायबिटीज़ है, तो तुम चीनी कम थोड़ा डालना। तो मैं ये सारे कैरेक्टर्स को अपने ही अपने रियाज कर करके खुश होती रहती थी, क्योंकि आप जब घर पे रहते हो तो सीरियल्स, कार्टून्स, फिल्में सब देखते हो, उसको एंजॉय करिए, क्योंकि ये हम जो देखते हैं वहाँ पे ना, वो सारी कहानियाँ या अफसाने जो हैं वो हम इंसानों से ही प्रेरित होते हैं, और उसमें खुशियाँ ढूंढिए। तो कुछ ऐसी बच्चियां हैं, उनके अंदर हुनर बहुत है, वो करना बहुत कुछ चाहती है, और हुनर होने के बावजूद भी उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। कई बार आप टूटी भी हैं, बिखरी भी हैं, फिर भी अपने आप को समेट के आप आगे बढ़ी। तो उन बच्चियों को आप क्या बोलना चाहेंगी कि वो किस प्रकार अपने हौसलों को टूटने ना दे, आगे बढ़े, उसके लिए कुछ बताएं। मेरी बुआ जी जो हैं बहुत ज़बरदस्त मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, वो शादी ब्याह में बहुत एक्टिंग वैक्टिंग करती रहती हैं, लेकिन कोई मॉनेटरी उससे उनको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो प्लेटफॉर्म नहीं चूज़ किया या उन्हें मौका नहीं मिल पाया। जो सीमित संसाधन है, जैसे कि दिल्ली तो मैं अब आई हूँ, पटना में मैंने ढूंढा आकाशवाणी, दूरदर्शन, या वहाँ गई, एक्सीडेंटली गई एक शो के लिए, फिर एक बार मेरे चाचू मेरे को लेके गए, हर बार कोई नहीं लेके जाता, क्योंकि हम 3 बहनें थी तो पापा भी हर को नहीं साथ दे सकते ना, तो खुद ही जाना, अंधेरा घिर जाता था जाड़े के टाइम में, 7-8 बज जाते थे लौटते लौटते। तो वो करेज रखना कि नहीं, अभी मैं टीवी पे आऊँगी ना तो सब मेरी दोस्त लोग देखेंगी। फिर मैं सबसे कपड़े मांगती थी, ये रिपीट कर दिया एड्रेस ना, दे दो ना, तो वो कहती थी अरे टीवी पे आएगी, ये मेरा सूट पहन लो। तो वो जज्बा था मेरे को। हफ्ते में एक शो लगता था, लेकिन उसकी तैयारी पूरे हफ्ते भर होने लगती थी। तो आप अपने जब काम को बहुत प्यार देने लगेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली राह बनती जाती है। फिर हम दिल्ली में आए, दिल्ली के बाद मेरा मुंबई ड्रीम है, लेकिन मैं जा नहीं पा रही, क्योंकि यहाँ पे जो सर्कमस्टांसेस हैं या जो हालात हैं, उसके थ्रू ही आपको चीज़ें खंगालनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है और मौके तलाशने पड़ते हैं। सबसे पहले मैं जसलीन मैम से कहूँगी, पंजाबी आदि बैटरी चार्ज रहती है, कहते हैं पंजाबी लड़की, तो आपको इस फील्ड में आने का कैसे मतलब इच्छा हुआ? कहते हैं क्या करोगी करके, जा करके काफ़ी है, खाओ पियो ऐश करो बैठो। तो मैम आपसे मैं कहूँगी कैसे आपका इस फील्ड में आना हुआ, कैसे इंटरेस्ट जगा? कैसे आना हुआ, तो मतलब मेरे को उसका एक बहुत रीज़न, एक क्या होता है, हम सबके अंदर
कोई ना कोई टैलेंट होता है। किसी के अंदर क्रिएटिविटी, कोई पेंटिंग करता है, कोई खाना बनाता है, कोई शायद बहुत अच्छे कपड़े सीता है, मतलब एक क्रिएटिव आउटलेट, कोई पोइट्री लिखता है। शायद मेरे अंदर थी जो मुझे पता थी, एक्सप्रेशन को ज़िंदा करने की, उसको आवाज़ देने की, अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने की। मुझे उसमें बहुत मज़ा आता था। तो कॉलेज के बाद में जब मैंने टेलीविज़न प्रोडक्शन में मैं गई तो मुझे उसमें भी बहुत मज़ा आया। लेकिन क्या था कि मैं स्पोर्ट्स में गई, पर वो बाय डिफ़ॉल्ट था, क्योंकि मैंने एक स्पोर्ट्स चैनल में इंटर्नशिप की थी। तो मुझे जब मैं न्यूज़ चैनल में गई तो उन्होंने बोला अच्छा स्पोर्ट्स चैनल से आओ, स्पोर्ट्स डेस्क पे जाओगे। और पर शायद मेरा इतना शौक़ नहीं था। वहाँ पर मैंने अपने आप को पाया कि मैं बहुत वहाँ पर भी मेल डोमिनेशन है, बिकॉज स्पोर्ट्स उस वक्त पे मैं बात कर रही हूँ 2001-2002 की। तब मुझे लगा मुझे तो इनकी तरह स्कोर्स वगैरह नहीं पता है, तो मैंने वो सीखने शुरू किए। पर मैं वॉइस ओवर करती थी वहाँ पर भी, तो मुझे उसमें बहुत मज़ा आता था। फिर किसी ने मुझे बोला कि तुम एंकरिंग ट्राई करो। तो यहाँ पर मेरी कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आया, लेकिन मेरा वेट इससे काफ़ी कम था। जब मैंने एंकरिंग शुरू की तब भी मुझे सब बोलते थे कि थोड़ा और पतली हो सकती है। तो मतलब अगर मैं आपको अपनी बहुत पुरानी पिक्चर्स दिखाऊं तो मुझे लगेगा क्या कमी थी उस लड़की में, कोई कमी नहीं थी। लेकिन वो 5 किलो भी अगर आपके ऊपर ज़्यादा हो तो लोग आपको बोलने लग जाते हैं। और फिर जब मैं दूसरे चैनल में गई तो आई थिंक शायद मैंने 10 kgs गेन कर लिया होगा। तो मुझे हैरानी हुई कि जो मेरे सामने लड़कियां बैठी थीं, मैं उनसे ज़्यादा अच्छा कर सकती थी, मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल था। लेकिन एक क्राइटेरिया बना हुआ था जो आपको इजाज़त ही नहीं दे रहा है सोशली कि आप अपने टैलेंट को दिखा सकें, क्योंकि उसमें एक फिक्स्ड छोटा खांचा है जिसमें आपको फिट होना है। एंड कहीं पे मुझे ऐसा लगा कि ये बेसिस नहीं हो सकता मेरा टू शाइन, दिस कैन नॉट बी माई बेसिस, कि कोई मुझे बताए कि तुम इतने वज़न के हो तभी तुम ये काम कर सकते हो, या तुम सुनाई नहीं दे सकते, तुम दिखाई नहीं दे सकते। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जो जर्नी थी मेरी ऑडियो में आने की, इंग्लिश में एक लाइन है ना, कमिंग इनटू योर ओन, अपनी पावर में खुद आना। तो मैंने इसमें अपनी जगह बनाई जहाँ पर मुझे लगा कि मैं अपने पोटेंशियल को मीट कर सकती हूँ, जहाँ पे एक खांचा नहीं है, मैं कोई भी हो सकती हूँ, कुछ भी हो सकती हूँ। और मेरे माइक से जो रिश्ता है उसके बीच में एक प्री कंडीशन नहीं आ रहा। मुझे अपने टैलेंट को शो करने के लिए बहुत सारे उन सोशल लिमिटेशंस को मिलना नहीं पड़ रहा। तो मुझे एक आज़ादी महसूस हुई, मैंने उस पर बहुत काम करना शुरू किया। और उसके बाद में मुझे एहसास हुआ कि आवाज़ देते देते मुझे खुद की आवाज़ मिली। क्या बात। तो इस तरह का आवाज़ देने वाले खाने पीने वाले होते हैं, कोई मना नहीं करता कि आप अच्छा ना खाइए। और पंजाबी लोग, अगर आपने जैसा पूछा कि तुसी खाओ पियो, तुसी ऐथे मत जाओ, तो मतलब ये कोई भी पेरेंट नहीं बोलता कि खाना पीना छोड़ दो। मुझे लगता है कि खाना पीना इज़ सेपरेट थिंग, आपकी केयर सेपरेट थिंग है। और वो शायद इनिशियली भी बता चुकी हैं कि जब भी मेरे घर में कोई आता था तो मैं उसे जो है वो कमेंट्री करती थी, तो वहीं से घर वालों को पता चल गया था कि एक ऐसा टैलेंट है जो निकल कर आगे तक जाएगा और लोगों की प्रेरणा बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। अगला सवाल। नमस्कार मैम, मेरा नाम शिवांगी गुप्ता है और मैं हंसराज कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरा सवाल प्रियंका मैम से है। मैम, मेरा आपसे ये पूछना था कि आपका ऐसा कौन सा अनुभव रहा जो आपके लिए बहुत मददगार रहा यहाँ तक पहुँचने में? किसी एक अनुभव को कहना तो बहुत मुश्किल होगा, ऐसे बहुत सारे अनुभव थे। जैसे मुझे याद है जब मैं पहली बार ऑटो में बैठी थी अकेले, मैं दिल्ली से नोएडा गई थी, मैंने उस समय जो महसूस किया था मैंने आज तक कभी नहीं किया। मतलब वो पहली बार एक लड़की जो हमेशा दहलीज के बाहर निकली, जो हमेशा बहुत सारे लोगों के बीच में रही है और उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप जाइए और वहाँ पर कोई एक मीडिया हाउस है, वहाँ से पोस्टर्स उठाकर लेकर आने हैं। और मैं उन्हें ये नहीं कह पाई कि मैं अकेले कैसे जाऊंगी, मतलब इतनी दूर। और उस समय मेट्रोज नहीं, मतलब मैं 2003 या 4 की बात बता रही हूँ, जिस समय मेट्रोज नहीं हुआ करते थे, मतलब कोई मेट्रो नहीं थी, कोई बस भी नहीं, बस आती होगी शायद, पर मुझे हिम्मत ही नहीं थी, मैं बस में कभी चढ़ी ही नहीं थी। तो वो जो पहली बार आपको एक चीज़ कोशिश करते हैं ना,
और वो हो जाती है और आप उसे ठीक से कर लेते हैं, तो जो जो पहली बार जो फील होता है ना, वो फिर नहीं होता कभी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं इस होती। पे मैंने उस दिन एक चीज़ लिखी थी, कुछ करने की कोशिश एक बार नहीं 10 बार करो, कुछ करने की कोशिश एक बार नहीं 10 बार करो, फिर भी ना हो तो 100 बार करो। क्या बात। आखिरी सवाल। नाम लक्ष्मी है और मैं दिल्ली के ताज होटल में एज अ रिजर्वेशन एसोसिएशन काम करती हूँ और मैं एक डिफरेंट लेवल मॉडल भी हूँ। मेरा क्वेश्चन प्रियंका मैम से है। प्रियंका मैम, जैसे आप थिएटर करते हैं उसके बाद आप घर जाते हैं, तो उस दोनों के बीच निजी लाइफ में और थिएटर में क्या डिफरेंसेस आप फेस करते हैं? मतलब कभी ऐसा होता है कि आप घर जाते हैं तो आपको लगता है मैं अभी भी थिएटर की, मतलब जो आप स्टोरी करके जाती हैं, तो क्या लगता है आपको कि वही आप अभी जी रही हैं? कब तक ऐसा फील होता है? जिस समय हम शो करके जाते हैं ना, उस समय तो वो ब्रेक हो जाता है, वो ब्रेक करना पड़ता है। लेकिन वो जो रिहर्सल्स होती हैं 25 दिन 30 दिन, उस समय वो किरदार कहीं ना कहीं अंदर रहता है। जैसे सबने बताया ना कि सब बड़बड़ाते हैं, मैं डायलॉग्स बड़बड़ाती हूँ, सोते में, नहाते में, खाते में, काम करते समय। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं बोल रही हूँ अपनी लाइंस और मेरे आसपास लोग मुझे देख रहे हैं। मतलब मैं पहले मेट्रो से जाया करती थी, तो मैं लाइन, मुझे पता ही नहीं है मेरे आसपास कौन है, मैं अपनी लाइंस बोल रही हूँ और फिर मैं आसपास देख रही हूँ तो लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं कि क्या कर रही है। और फिर मुझे याद आया कि ओ, मैं शायद याद करते करते मैं ज़्यादा, मेरा वॉल्यूम लाउड हो गया, तो इन लोगों ने सुन लिया और ये सोच रहे होंगे कौन पागल लड़की है, क्या बड़बड़ा रही है ये अपने आप में। और फिर मैं एकदम से चुप हो गई कि सॉरी, हाँ ठीक है। तो वो जो है ना कि आप थिएटर हॉल में से तो निकल के जा सकते हैं, अपने अंदर से थिएटर नहीं निकाल सकते। मतलब ये जो आवाज़ वाली बात कही, जब मुझे लगा कि जब आवाज़ की बात आ रही थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये मैं कर पा रही हूँ। मुझे लोगों ने बताया तुम अपनी आवाज़ तुम्हारी अच्छी है, तुम देना शुरू करो। फिर हमने ऑडियो के लिए बहुत सारा काम करना शुरू किया। आज भी जब आप पुराना किले में जाते हैं तो वहाँ पे जो साउंड एंड लाइट शो होता है उसमें आप आवाज़ सुन सकते हैं। और जब मैं अपनी आवाज़ सुनती हूँ तो लगता है अच्छा ये मेरी आवाज़ है, ये तो अच्छी लग रही है। इवन इंडिया के बाहर जब आप जाते हैं और वहाँ पर कुछ लोग बताते हैं कि हम वहाँ घूम कर आए, उस मॉस्क में तुम्हारी जो आवाज़ है वो तुम्हारी आवाज़ सुन रही थी, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं, तो कई बार हमें नहीं पता होता, लेकिन हमारे अंदर से निकलती नहीं है ये चीज़ें, कहीं किसी और रास्ते से कुछ और होते हुए। तो जो हुनर है, जो टैलेंट है, अगर ये आपने सीख लिया, ये आपको कभी ना कभी कैसे ना कैसे मदद करेगा ही करेगा। ये जा नहीं सकता आपके अंदर से, कभी नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना सवाल पूछे और अपनी बात यहाँ रखी। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सभी के सवालों के जवाब दिए और अपने जीवन के संघर्ष की कहानी को साझा किया हमारे साथ। जाने से पहले एक मौका दस्तूर है, एक परंपरा है इस शो की, कि हम कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इसे खूबसूरत बनाने वाली दरअसल महिलाएं होती हैं। ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी में रंग भरने वाली महिलाएं होती हैं। तो हमारे सभी दर्शकों के लिए इस खूबसूरत सी ज़िंदगी के नाम आपका एक खूबसूरत सा संदेश। मैं ये मानती हूँ कि जो औरतों का साथ होता है ना, वो बहुत मज़े का होता है। मतलब एक जान होती है। आई मीन आई एम अ वुमन माई सेल्फ, बट मुझे लगता है कि मैं ये रियलाइज़ करती हूँ हर बार, जो कहानियाँ, जो शेयरिंग, जो बॉन्डिंग औरतों में होती है, वो शायद कहीं और नहीं महसूस होती। और मैं जो संदेश आप बोल रहे हैं, मैं यही बोलूँगी कि आप कभी ना कभी किसी ना किसी को नाराज़ करेंगे, you know? तो खुद को नाराज़ करने से अच्छा है सामने वाले को कर सकते हैं। जो आपको बार बार ये बोल रहा है कि तुम ये नहीं कर सकती या ये नहीं कर सकती, उनको नाराज़ होने दो, पर खुद को नाराज़ ना होने दो। क्या बात जी। इस ज़रा सी ज़िंदगी में बस मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि ये जो ज़िंदगी है ना, ये ज़िंदगी भर के लिए किसी को नहीं मिली है। तो जैसी मिली है, जितनी मिली है, जी लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, अपने काम से प्यार करिए। और पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है। सब्र करिए, कोशिश करिए। इन्होंने कहा ना 10 बार कोशिश करिए, 100 बार कोशिश करिए, होंगी चीज़ें। कैसे नहीं होगी? इंसानों से ही होती है। जी, एक बात कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करती हूँ। वो कीजिए जो आपको लगता है कि आप करना चाहते हैं, हर हाल में करना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि आपको महान बनना है, इसलिए नहीं कि आपको पॉपुलर बनना है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये आपको अच्छा लगता है, ये आप करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का कि आप तीनों यहाँ पर हमारे साथ आए। बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सही समय पर शो पर आने के लिए। मैं जानती हूँ कि कई ऐसे सवाल होंगे आपके जहन में जिनका आज आपको उत्तर यहाँ मिला होगा। बहरहाल जाने से पहले कहना चाहूँगी, लाखों बार गगरिया फूटी, शिकन ना आई पनघट पर, लाखों बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों,
लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है, उपवन नहीं मरा करता है। और अगर ठान लो तो बना सकते हो अपनी पहचान और भर सकते हो उड़ान, क्योंकि अपना है आपका ये आसमान। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, इजाज़त दीजिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। उधर आसमां से किसी